क्लास 8 स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। हम लोगों ने स्टार्ट किया था आयरन या स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्नेसिंग ऑफ आयरन एंड स्टील्स में किस तरह से आयरन ओर को फर्नेस करके उससे स्टील्स बनाते हैं। तो उसी से रिलेटेड अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं शुरुआत। नाउ बिफोर 1800 CE मीन्स कॉमन एरा, ठीक है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वे आर लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाईज एंड रनिंग वाटर्स वर इजीली अवेलेबल। तो कोई भी इंडस्ट्री हो, आइदर आयरन स्टील इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, हम लोगों ने सबसे पहले स्टडी किया था कि लोकेशंस एंड नीड्स कि कोई भी इंडस्ट्री हो उनको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उनके लिए। तो सबसे पहले जिस तरह से रॉ मटेरियल्स इंपॉर्टेंट होती है कि फिर वो रॉ मटेरियल्स आसपास के एरिया में लोकेटेड होना ज़रूरी है। तो इस तरह से रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटीज़ चाहिए, वाटर्स चाहिए। तो इसी तरह से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ को सबसे ये 3 मेन इंपॉर्टेंस है। एक तो उनका रॉ मटेरियल्स हो गया, फिर पावर सप्लाई एंड वाटर। तो इस तरह से ये चीज़ें जहाँ पे ज़्यादा इजीली अवेलेबल होगा, लमसम्स में होंगे, तो वो इंडस्ट्री वहाँ पे इजीली सेटअप हो जाएंगे। तो इसी तरह से लेटर ऑन दे शिफ्टेड टू द एरिया नियर कोल फील्ड। तो इसी तरह से बाद में ये इंडस्ट्री जो थी धीरे धीरे नियर बाय एरिया कि जहाँ पे कोल फील्ड है, जहाँ पे कोल मीन्स आयरन और मिल जाएगा, कोल मिल जाएगा, क्योंकि फर्नेस के लिए कोल चाहिए था। तो इसी तरह से वो लोग ने अपनी इंडस्ट्री जो है शिफ्ट की कहाँ पे, कोल फील्ड्स के आसपास, एंड इन क्लोज प्रॉक्सिमेटली टू कैनल्स एंड रेलवे। और उसके साथ साथ कैनल्स मीन्स वाटर अवेलेबल हो जाएगा, रिवर से कनेक्टेड जो होती है स्मॉल कैनल्स बनाया जाता है, मैन मेड कैनल्स भी होते हैं। तो उसके आसपास उन्होंने उसको शिफ्ट किया, और रेलवे ताकि ट्रांसपोर्टेशन से प्रॉब्लम ना हो। रॉ मटेरियल्स अगर आसपास से ही मंगाएंगे तो रॉ मटेरियल्स बल्क में मंगाएंगे, तो इसीलिए रेलवे इज इम्पॉर्टेंट। तो इसी तरह से देयर सेटअप ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। फिर आफ्टर 1950 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगेन टू बी लोकेटेड ऑन द एक्सटेंसिव फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट्स। अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो गया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में शुरुआत जब हुई तो इंडस्ट्रीज जो है उन्होंने लोकेटेड किया फ्लैट एरिया में। फ्लैट एरिया इसी रहेगा, फ्लैट एरियाज में मीन्स प्लेन एरिया हो गया, माउंटेन्स नहीं, हिल्स नहीं, प्लेटोज नहीं, फ्लैट एरियाज में। सो दैट, और वो मोस्टली जो है फ्लैट एरिया वो भी सी पोर्ट के आसपास, सी पोर्ट ताकि इजीली एक्सपोर्ट करने में टू द इन फॉरेन कंट्रीज से एक्सपोर्ट करने के लिए तो ये ईजी हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने सी पोर्ट के आसपास एरिया को चूज़ किया। एंड बिकॉज दे बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन और हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज। धीरे धीरे इंडस्ट्री बहुत बड़ी बन गई, क्योंकि आयरन स्टील इंडस्ट्री है पहले से मीन्स एक लार्ज इंडस्ट्रीज़ है। साथ साथ जब वो इम्पोर्ट करती है कुछ आयरन और जो है उनको इम्पोर्ट भी करना पड़ता है। तो इसी तरह से आयरन और है टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज़। तो ओवरसीज़ मीन्स फॉरेन कंट्री से, बाहर के देशों से। तो वो इजीली कहाँ से आएगा, ये पोर्ट के रास्ते से, सी पोर्ट के रास्ते से आएंगे। इसके लिए दे ट्राई टू शिफ्टेड देयर इंडस्ट्रीज एरिया। अब ये वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग मेजर प्रोड्यूसिंग ऑफ क्रूड स्टील्स की कहाँ कहाँ स्टील्स जो है प्रोड्यूस होती है उसकी ये मैप है वर्ल्ड मैप में, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से नाम पिक्चर्स में या कंटेंट इस तरह से कंट्रीज लिखा गया, प्रोडक्शंस कितने होते हैं वो सारे उसके अकॉर्डिंग टू द कितना ज़्यादा कौन प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है। In India, the iron and steel industries have developed in area which have advantages of raw materials, cheap labor, transport and market. So in India also iron and steel industries जो है वो डेवलप्ड हुई कौन सी एरिया में, जहाँ पे इजीली अवेलेबल होगा रॉ मटेरियल्स, वो भी एडवांटेज मीन्स सबसे ज़्यादा। फिर चीप लेबर, जो लेबर्स चाहिए होंगे वो भी आसपास के नेबरिंग एरिया से, सो दैट उसकी जो कॉस्ट होगी, जो पेमेंट होगी वो थोड़ा सा कम में हो जाएगा, इसीलिए चीप लेबर। ट्रांसपोर्टेशंस, रेलवेज एंड पोर्ट्स आसपास होनी चाहिए, एंड मार्केट्स सो दैट दे कैन सेल द प्रोडक्ट। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं जिसके बेस पे इंडिया में भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेटअप हुई। और ये एग्जैक्टली इंडिया में कहाँ कहाँ है, कौन से रीजन्स के अंदर है। तो द इम्पॉर्टेंस आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स आर, तो कौन कौन सी है, दैट इज फर्स्ट वन इज भीलिया, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, रॉयल किला, बोकारो। ये सारे जो है स्प्रेडिंग ओवर द 4 स्टेट्स। तो ये सभी एडजॉइनिंग एरिया में आसपास है, और ये 4 स्टेट्स है उसी में है। तो पहला है वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़।
तो ये जितने सारे भी हमने नाम पढ़े ये सभी जो है ये सिर्फ और सिर्फ ये 4 स्टेट में ही बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से और दे आर नेबर, ये एक दूसरे से नेबर्स हैं, नेबरिंग स्टेट्स हैं। तो इसी तरह से ईजिली देखा गया ये एक रीजन्स बन गया है जहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेटअप हुई है। फिर अदर इम्पॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स विच हैव डेवलप्ड यूजिंग लोकल रिसोर्सेज आर विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से इसके अलावा ये मेजर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है इस सेंटर में, मतलब इस एरिया के अंदर। इसके अलावा और भी स्टेट्स है इंडिया के अंदर जहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रोड्यूस किया जाता है और उसमें लोकल सोर्सेज यूज़ किया जाता है। तो वो कौन सा है? तो सबसे पहले कहा गया विशाखापट्टनम है इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम ये हो गया। विजयनगर एंड भद्रावती, तो विजयनगर एंड भद्रावती जो है ये कहाँ पे है? कर्नाटका के अंदर है। फिर सालेम इन तमिलनाडु, तो ये भी अपार्ट फ्रॉम द मेजर एरिया, उसके बाद ये विशाखापट्टनम हो गया, विजयनगर एंड भद्रावती एंड सालेम। तो इसके जो है नेम्स याद रखना है, जैसे ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, विजयनगर जो है भद्रावती और सालेम जो है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तो लेट अस टेक अ केस स्टडी ऑन वन फ्रॉम इंडिया एंड वन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू मेक अ कंपैरिजन अमंग द टू। अब एक केस स्टडी डिस्कस करते हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे कि इंडिया वर्सेस जो अदर साइड्स है इंडिया के अलावा, वहाँ पे प्रोडक्शंस और उनका किस तरह से इसका इम्पोर्टेंस है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंडिया से। इंडिया में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ है वो है टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जिसको टिस्को के नाम से भी कहा जाता है। फुल फॉर्म अगर देखा जाएगा तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एट जमशेदपुर। तो ये स्टार्टअप हुआ था, इज़ द फर्स्ट एवर प्राइवेटलाइज्ड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्लांट्स, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री नहीं है, ये प्लांट है बहुत बड़ा। पूरे जमशेदपुर जो है बहुत छोटा मोटा ये नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है, तो इसीलिए उस पूरे एरिया में ये प्लांट्स बहुत बड़ा सेटअप है इनका। और सेटअप इन एशिया के अंदर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एक सेटअप है। तो इसके लिए टिस्को, ठीक है। दिस वॉज सेटअप बिफोर इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1907। तो ये कब सेटअप हुआ था? ये सेटअप हुआ है दैट वॉज इन द ईयर 1907 बाय जमशेदजी टाटा। तो जमशेदजी टाटा के थ्रू, क्योंकि ये जो जिन्होंने सेटअप किया था उनका नाम था जमशेदजी टाटा, तो उसकी तरह से उनके नाम से ये इंडस्ट्री का नाम रखा गया था। इट इज़ द 10th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। सो अगर वर्ल्ड के अंदर हम आते हैं तो हमारा रैंकिंग जो है 10th प्लेस में है जमशेदपुर को, टिस्को, ठीक है। तो इसके बाद आता है द लोकेशन एडवांटेज ऑफ सेटिंग अप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, जो है जमशेदपुर में शुरू किया था। इसका एडवांटेजेस क्या, लोकलाइज्ड क्या है? तो सबसे पहले इट इज़ लोकेटेड क्लोज टू द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सुब्रनेखा एंड खरखई इन द झारखंड, प्रोवाइडिंग ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो इस तरह से कि यहाँ पे जिस एरिया को उन्होंने चूज़ किया सबसे पहले कि जहाँ पे 2 रिवर्स मिलती है, एक तो सुबर्णरेखा और खरखाई, ये जो है 2 रिवर्स की मीट से जहाँ पे उस एरिया में पानी जो है, क्योंकि दोनों स्ट्रीम्स मिलते तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाती है, तो इस तरह से इनकी वाटर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर दूसरी आती है द एरिया रिच इन वेरियस ओर्स, इसमें बहुत सारे ओर्स पाए जाते हैं इस एरिया के अंदर, नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग स्टील आर लोकेटेड क्लोज बाय। तो इसी तरह से वेरियस ओर्स एरिया भी है जो स्टील इंडस्ट्रीज को चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए, वो भी नियर बाय सभी आसपास के एरिया से मिल जाता है। इट गेट कोल फ्रॉम झाड़िया, तो जैसे कोल चाहिए होता है उसको फर्नेस में कोल चाहिए होता है, तो कोल कहाँ से मिल जाता है? झाड़िया कोल फील्ड इन झारखंड। तो झाड़िया कहाँ पे है? झारखंड में। फिर आयरन ओर फ्रॉम सिंहभूम, आयरन ओर जो मेन चीज़ है वो कहाँ से मिलती है? सिंहभूम, ये भी झारखंड के अंदर है। फिर मयूरभंज से, दैट इज़ इन उड़ीसा, दैट इज़ अगेन आयरन ओर जो है सिंहभूम एंड मयूरभंज, यहाँ से दोनों से इनको आयरन ओर मिल जाती है। इसके अलावा अदर मटेरियल सच एज डोलोमाइट्स, ये भी चाहिए होता है। डोलोमाइट्स कम फ्रॉम गंगापुर, लाइमस्टोन फ्रॉम बेला पहाड़ एंड मैंगनीज फ्रॉम नौमोदी इन झारखंड। ये मोस्टली देखा गया झारखंड से ही सारा सब कुछ मिल गया। सो विच आर इन क्लोज प्रॉक्सिमेटली, जो आसपास ही रिलेटेड बहुत ही आसपास एरिया से है। तो इसी तरह से इनका सारा जो मटेरियल्स चाहिए था, रॉ मटेरियल्स के अलावा जो नीडेड है, वेरियस ओर्स नीडेड है, वो भी सारा उनको अवेलेबल हो गया। फिर नेक्स्ट आता मार्केट, द मेन मार्केट एंड पोर्ट
तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो मेन मार्केट है पोर्ट है वो कोलकाता हो गया, विच इज़ जस्ट 250 किलोमीटर अवे फ्रॉम द जमशेदपुर। तो जमशेदपुर से कितना डिस्टेंस होता है 250 किलोमीटर्स, तो ज़्यादा दूर नहीं है। फिर आता है नेक्स्ट चीप लेबर आता है, वो भी आसपास के एरिया से मिल जाएंगे, जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया एंड एमपी, क्योंकि एमपी कनेक्टेड है, वो भी एक नेबरिंग में आ जाता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, इसके बाद देखा जाए तो मिडिल में इसके बीच में मध्य प्रदेश आ जाता है। तो ये नेबरिंग लेबर्स वहाँ से अवेलेबल हो गए। फिर आता है फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव सच एज फाइनेंस एंड इंश्योरेंस वे आर प्रोवाइडेड। इसके अलावा गवर्नमेंट्स के थ्रू भी डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, जो वो प्रोवाइड करते हैं इन सभी को। तो इसी तरह से इतना सब कुछ बेनिफिट है जिसके कारण आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो स्टील इंडस्ट्री जमशेदपुर में, ये इतना ज़्यादा डेवलप्ड हुआ है और इसके लिए वो वर्ल्ड के अंदर 10th प्लेस पे आते हैं ना। Beside iron and steel industry, Jamshedpur has further developed various other industries plants such as chemical industry, locomotive part, agriculture equipments, machineries, cables, wires and tin plates. तो apart from TISCO, ये स्टील इंडस्ट्रीज़ के अलावा भी उस एरिया में जमशेदपुर में बहुत से और भी इंडस्ट्रीज जो है डेवलप्ड हुए हैं। तो जिसमें से केमिकल इंडस्ट्री है, लोकोमोटिव पार्ट्स, मशीन्स के लिए अलग अलग पार्ट्स बनते हैं, एग्रीकल्चर में जो मशीन चाहिए, फिर केबल्स एंड वायर्स, प्लेट्स, टिन प्लेट्स, ये चीज़ें भी उस एरिया में सेटअप किया गया इंडस्ट्रीज। वेरियस डोर्स आर ओपन अप इन इंडियंस लीडिंग टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आफ्टर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कम अप। क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है, अगर वो प्रोड्यूस करती है स्टील्स एंड आयरन प्रोड्यूस करती है, तो वो आयरन और स्टील जो होता है दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए क्या बन जाएगा, एज अ रॉ मटेरियल। तो इसके लिए वेरियस अलग अलग जो इंडस्ट्रीज है, डोर्स आर ओपन, मतलब दूसरी इंडस्ट्रीज को एक अच्छा खासा इसके थ्रू अपने आप को डेवलप करने के लिए एक अच्छा मौका मिला, ताकि वो इसकी हेल्प से, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की हेल्प से वो अपनी इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सके। Many other industries or many industrial sectors of the world are directly or indirectly depend on iron and steel industry for their basic infrastructures. तो कोई डायरेक्ट है या कोई इनडायरेक्ट है, कहीं ना कहीं, लेकिन सभी इंडस्ट्री जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पे डिपेंड होते हैं, उनके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए उन्हें चाहिए होता है। The iron and steel industry of India largely consists of integrated steel plants as well as mini steel plants. तो जो बड़ी प्लांट्स के साथ स्मॉल मिनी स्टील प्लांट्स भी जो उनके साथ कनेक्टेड है, कंसेंट्रेटेड, इंटीग्रेटेड मीन्स मिले हुए हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड मीन्स वो मिलके हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड सेकेंडरी प्रोड्यूसर सच एज रोलिंग मिल्स एंड इंडस्ट्रीज। इसके अलावा जो उससे पार्ट्स, छोटी मोटी चीज़ें जो बनती है आयरन से, स्टील से, वो सारी इंडस्ट्री इनसे, इसके हेल्प से चलती है। फिर नेक्स्ट अब लोग डिस्कस करते हैं, तो ये हमने डिस्कस किया इंडिया का। अब वर्ल्ड में डिस्कस करते हैं, तो वर्ल्ड में पिटबर्ग्स जिस तरह से इंडिया में जमशेदपुर जो इतना फेमस है, वैसे ही ये पिटबर्ग से बहुत फेमस है, और ये कहाँ पे है, यूएसए में है। तो पिटबर्ग इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है ये, एंड इज़ ऑल्सो नोन एज द कैपिटल ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। साथ साथ इसे कहा जाता है किस नाम से, कैपिटल ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी एक एरिया में बनी है और इसका भी प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा है। नेरली 1/4 ऑफ द कंट्री स्टील इज़ प्रोड्यूस्ड हियर एनुअली। तो जो कंट्रीज का प्रोडक्शन है उसमें से ओवरऑल पिटबर्ग्स में सबसे ज़्यादा, दैट वाज नियरली 1/4 प्रोडक्शन सिर्फ इस इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है। एंड इट इज़ सिंस द 17th सेंचुरी दैट स्टील इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड हियर। तो ये इंडस्ट्री कब सेटअप हुई थी, 17th सेंचुरीज के उस समय ये इंडस्ट्री वहाँ पे सेट हुई, 17th सेंचुरीज। द लोकलाइजेशनल एडवांटेजेस ऑफ फॉर सेटिंग अप स्टील प्लांट हेयर एट पिटबर्ग्स आर। सो अगेन व्हाट इज द लोकलाइजेशनल एडवांटेजेस, कि हम जो इंडस्ट्री सेटअप करेंगे उस एरिया में, तो उसके इस एरिया में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले इट इज़ लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है, नियर कोल माइंस। जो आसपास कोल माइंस हैं जहाँ से उन्हें कोल्स मिल जाएंगे। अगेन कोल किस लिए चाहिए, फर्नेस के लिए चाहिए, स्टील्स को, आयरन को फर्नेस के लिए उसको कोल चाहिए होता है मेल्ट करने के लिए, तो फिर इसलिए इसको नियर बाई एरिया में मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है आयरन ओर कम्स फ्रॉम माइंस। जो फिर आयरन ओर चाहिए वो माइंस से मिलती है। वो माइंस कहाँ पे है,
कहा गया पिटसबर्ग से जो है 1500 किलोमीटर्स दूर में है। और ये कहाँ है? ये मिनेसोटा एक जगह है, वो आसपास की है। दैट वाज द डिस्टेंस कितना है इसके? 1500 किलोमीटर्स। ठीक है, तो इसके साथ साथ दूसरा है कि इन बिटवीन दीज माइंस एंड पिटसबर्ग द बेस्ट रूट फॉर शिपिंग ओर चीपली आर द फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवे। तो अब इसे वहाँ से माइन से इंडस्ट्री तक और इंडस्ट्री से मार्केट तक ले जाने के लिए देखा जाए तो सबसे चीप रूट जो है ना शिपिंग वन, किस तरह से इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो कहा गया वहाँ पे जो फेमस लेक है वाटरवे, दैट वाज द मेन इम्पॉर्टेंट। वो उस वाटरवेज के हेल्प से वो इजीली ट्रांसपोर्ट या फिर शिपिंग कर सकते हैं। शिपिंग मीन्स ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, तो ये वाटरवे क्योंकि सबसे चीप जो होता है वो वाटरवे होता है। ठीक है, वाटरवे इज़ द चीपेस्ट वे। क्यों? क्योंकि वाटरवे में अपने कोई भी जैसे रोड्स के लिए हमें सीमेंट चाहिए होता है, आयरन चाहिए होता है, ट्रेन लाइंस बनाने के लिए, रेलवे के लिए उसमें भी आयरन चाहिए होती है लाइंस को बनाने के लिए। वाटर्स में ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता है, इसके लिए वो चीपेस्ट हो जाता है थोड़ा। नेक्स्ट है ट्रेन कैरीज द ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू द पिटसबर्ग एरिया। तो फिर ट्रेन क्या है? ट्रेन कैरीज वहाँ से ट्रेन्स भी लेक्स वहाँ से लेके फिर पिटसबर्ग तक पहुँचा देती है। तो लेक से लेके पिटसबर्ग तक। तो इसी तरह से इनकी जो ओर्स की ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर ओहियो, मोनोगैलिया, एलियंस आर द रिवर्स दैट प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर। तो ये वाटर प्रोवाइड करने के लिए सारे रिवर्स है वहाँ पे ये उनको प्रोवाइड कर देती है। तो रिवर्स हो गए, फिर ओर्स हो गए। तो ये चीज़ें जिसके थ्रू उस एरिया में इंडस्ट्री सेटअप हुई है। मोस्ट ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन पिटसबर्ग इटसेल्फ। जितने सारे मोस्टली स्टील प्लांट्स हैं वो मोस्टली पिटसबर्ग में ही हैं। ठीक है, तो इसके अलावा दे आर लोकेटेड इन द विलेज ऑफ मोनोगैला ऑफ एंड एलगेनीज रिवर्स अवर पिटसबर्ग के ऊपर एरिया है, उस एरिया जो वैलीज है इस एरिया में जो है मोस्टली कहा गया है इस एरिया के आसपास जो है उस एरिया के आसपास ही इस सिचुएटेड है। द फिनिश स्टील इज ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट बाय बोथ लैंड एंड वाटर रूट्स। अब जब वो प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट बनने के बाद, ठीक है, प्रोडक्ट बनने के बाद ट्रांसपोर्ट जो भी करते हैं मार्केट तक पहुंचाना, फिर उस तरह से, तो ये दोनों साइड से होता है, रोडवेज एंड वाटरवेज दोनों से ही किया जाता है। सो देयर आर मेनी फैक्ट्रीज बिसाइड स्टील मिल्स इन द पिटसबर्ग। तो जिस तरह से इंडिया में था कि हमारे स्टील प्लांट्स के अलावा भी और भी इंडस्ट्री थे, यहाँ पर भी वैसे ही है, स्टील प्लांट्स के अलावा भी और भी इंडस्ट्रीज़ हैं। एंड स्टील इज़ ऑल्सो यूज एज अ रॉ मटेरियल्स टू मेक अदर वेरियस प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर भी स्टील जो है दूसरी इंडस्ट्रीज़ को एज अ रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, सच एज रोड इक्विपमेंट्स, रोड रेलवे बनाने में इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है, रेलवेज में चाहिए, हेवी मशीनरीज में चाहिए होता है, ये सारा ये यूज़ किया जाता है। तो हमने देखा दोनों में ही दोनों यूज़ किया था, वर्ल्ड के अंदर दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस में है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मीन्स जो इंडस्ट्री कपड़े बनाती है कॉटन से। तो सबसे पहले जो है कॉटन जो है उससे पहले क्या बनती है, जो यान होता है, धागे, कॉटन बॉल से यान बनती है, जो बॉल्स होते हैं उसको फिर निकाल के वीविंग करके यान बनता है, धागा। फिर उसके बाद वीविंग इन एंशियंट आर्ट्स, ये बहुत पुराना सिस्टम है और बहुत ही पुराना इंडस्ट्री है इंडिया का देखा जाए तो। कॉटन, जूट, वूल, कॉटन, फ्लक्स, सिल्क हैज़ बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स। ये सभी जो है यूज़ किया जाता है कपड़े बनाने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज बाय देम द टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर डिवाइडेड अकॉर्डिंगली। तो कौन सी मटेरियल्स यूज़ करते हैं वो लोग रॉ मटेरियल्स, तो उसी हिसाब से इंडस्ट्री को डिवाइड किया जाता है। फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल्स। तो फाइबर्स जो है, जो धागे हैं, वो है उनका रॉ मटेरियल्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। तो दे आर फाइबर्स टू टाइप्स, वन इज़ नेचुरल एंड द अदर इज़ मैन मेड। एक तो नेचुरल है, जैसे कॉटन है, जूट है, वूल्स है, ये सारा जो है नेचुरल है। लेकिन कुछ जो है मैन मेड होता है, जिसके बाद फिर उससे कपड़े बनते हैं, सिंथेटिक होती है इस तरह से। तो इस तरह से ये दे आर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, वन इज़ नेचुरल एंड द अदर इज़ मैन मेड। नेचुरल फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुल। तो जो नेचुरल फाइबर किससे ऑब्टेन होता है, वुल से, जैसे अभी डिस्कस किया, वुल है, कॉटन है, सिल्क है, जूट है एंड लिनन है। मैन मेड फाइबर जो ऑब्टेन किया जाता है वो नायलन है, पॉलिस्टर है, रेयन है, एक्रिलिन है।
ये सारे जो है ये मैन मेड्स हैं। इससे फाइबर्स बनाने के बाद फिर इसके कपड़े बनते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड इज़ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सबसे पुराना, जैसे डिस्कस किया था कि ये सबसे पुराना इंडस्ट्री है। एंड अंटिल 18th सेंचुरी व्हेन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्टेड, क्योंकि सब 18th सेंचुरी, एट द मिड ऑफ द 18th सेंचुरीज में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था और वहाँ पे सबसे जो पहला इंडस्ट्री भी बनाया था वो भी कॉटन का ही था। कॉटन क्लोथ्स वॉज मेड बाय यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक और एंड दैट वाज व्हील्स और लूम्स को यूज़ करके उसने शुरुआत की थी बनाना। इन द 18th सेंचुरीज पावर लूम्स जब वापस आया कि ये हाथ से जो पहले चल के घुमाते थे उससे फिर धागे बनते थे, थोड़ा सा ये हैंड पावर यूज़ करने के मतलब मैनुअल हो गया था। तो उसके बाद फिर पावर लूम्स आया कि मशीन्स के थ्रू पावर जनरेट करके वो लूम्स बनाएंगे विद द हेल्प। फिर वो कॉटन इंडस्ट्री धीरे धीरे डेवलप होने लगे और ये देखा गया इनिशियली इन ब्रिटेन, सबसे पहला जो था वो ब्रिटेन में सेटअप हुआ। फिर बाद में धीरे धीरे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ में इंडस्ट्री जो है सेटअप होने लगी। एट प्रेजेंट टाइम द इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स आर चाइना। प्रेजेंटली अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स है कॉटन जो प्रोड्यूस करता है टेक्सटाइल्स है वो है इंडिया सबसे पहले, फिर चाइना, फिर जापान, फिर यूएसए। ये मेन 4 कंट्रीज है, लीडिंग कंट्रीज है जो लीड कर रही है वर्ल्ड में। इंडिया हैज़ और हैड अ रिच ट्रेडिशंस ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सलेंट क्वालिटीज ऑफ कॉटन क्लोथ्स, क्योंकि एंशियंट टाइम से सबसे रिचेस्ट और फाइन क्वालिटी प्रोड्यूस करते हुए आ रही है इंडिया। बिफोर द रूल ऑफ ब्रिटिश, द ब्रिटिश इंडियन हैड स्पन एंड हैंड वोवन क्लोथ्स एंड हैड अ लार्ज ग्रेट मार्केट। इंटरनेशनली बहुत बड़ा मार्केट था इंडिया का ब्रिटिशर्स से आने से पहले। ट्रेडिशनली फैब्रिक सच एज मुस्लिन ऑफ ढाका, कैलिकोस ऑफ कैलिकट, चिंटस ऑफ मेसोपोटामस एंड गोल्ड व्रॉट कॉटन टेक्सटाइल्स वे इन हाई डिमांड्स इन यूरोप। तो ये चीज़ें इंडिया में बनती थी और ये सारे इंटरनेशनल मार्केट में मेनली यूरोप कंट्रीज़ में इसे एक्सपोर्ट किया जाता था। इंडियंस वहाँ उसे सेल करते थे। ये चीज़ें थी बिफोर ब्रिटिशर्स इंडिया में आने से पहले। However, handmade cotton clothes production was very time consuming and become more expensive. Therefore, the traditional cotton textile industry could not face the competition from the textile mills of the West, which produced cheap clothes, good quality fabrics through machine industries units. तो जब वो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो सबसे पहले उन्होंने जब वो इंडस्ट्री रिवोल्यूशन हुआ तो क्या हो गया, क्योंकि जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती है उसमें टाइम बहुत लगती है और वो महंगी भी हो जाती है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने मशीन से बनाई तो मशीन की बनी हुई थोड़ी सस्ती हो गई, चीप हो गई, उसकी प्रोडक्ट भी क्वालिटीज़ देखने में भी अच्छी लगने लगी, डिज़ाइन होने लगा फैब्रिक्स के अंदर। तो वो कंपटीशन में देखा गया ट्रेडिशनल इंडस्ट्री वो उसके साथ कॉम्पिटिशन्स नहीं कर पाई और मशीन में क्लोथ्स जो है ज़्यादा डिमांड में लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया। मुंबई बाय पारसी कॉटन मर्चेंट, तो देखा गया इनिशियली द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल जो सेटअप हुआ था इंडिया के अंदर 1854 में, दैट वाज मुंबई और ये किसी पारसी ने सेटअप किया था। द फैक्टर दैट फेवर द इंडस्ट्रियल सेटअप हियर वे वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट्स, पोर्ट फॉर इम्पोर्टेंट मशीनरीज, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड स्किल लेबर, एंड दीज फैक्टर हेल्प्स इन एक्सपैंडिंग टेक्सटाइल मिल्स इन दिस रीजन्स। तो फिर से कि इंडस्ट्री जो है डेवलप हो रही है, सेटअप हुई है, वो इंडस्ट्री सेटअप कौन सी एरिया में होगी और किस तरह से, तो वो मेन जो चाहिए अपने को रॉ मटेरियल्स, तो सबसे पहले यहाँ पे रॉ मटेरियल्स है, फिर उसकी क्लाइमेट मॉइस्ट बहुत अच्छी क्लाइमेट है प्रोड्यूस करने के लिए कॉटन्स को, फिर मशीन्स जो इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि पोर्ट के थ्रू, फिर रॉ मटेरियल्स भी आसपास इजीली अवेलेबल है, लेबर भी स्किल्ड लेबर्स है। तो इसी तरह से ईजिली वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप हो सकती थी इस एरिया में। तो सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री सेटअप हुई है, फ्लरिश हुई है, वो है महाराष्ट्र एंड गुजरात, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र के जो क्लाइमेट्स है फेवरेबल्स है, ह्यूमिड क्लाइमेट्स है, वहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस हो सकती है अच्छे खासी, फिर वहाँ पे लेबर्स स्किल लेबर्स है, तो सभी चीज़ें जो चाहिए वो उस एरिया में मिल सकती है और जिसके लिए वो इसीलिए कंसनट्रेटेड सबसे ज़्यादा कहाँ पे इंडस्ट्री है, महाराष्ट्र एंड गुजरात के अंदर। बट इन प्रेजेंट टाइम ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली एंड रॉ मटेरियल्स इज अ प्योर मटेरियल्स and it does not lose weight, hence the industry has to be spread to other part of India also। तो इस तरह से कहा गया कि अब जो है वो कहा गया ह्यूमिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ह्यूमिडिटी जो है आर्टिफिशियल भी उसे कर सकते हैं।
तो इसके लिए इंडस्ट्री जो है, जो पहले कंसंट्रेट था महाराष्ट्र एंड गुजरात में, अब वो पूरे इंडिया में स्प्रेड हो गया है, क्योंकि मेन इम्पॉर्टेंट है कि मटेरियल्स जो है वैसा प्योर होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए वो आसपास के एरिया से ही, वो अगर जहाँ पे प्रोड्यूस होती है कॉटन ग्रो होती है, उसी एरिया में वो स्टार्ट कर लेते हैं, इंडस्ट्री सेटअप कर लेते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी कैन बी इजीली आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकते हैं इसके लिए। तो कौन कौन से सेंटर्स है इसके अलावा? कानपुर है, कोयम्बटूर है, चेन्नई है, अहमदाबाद है, मुंबई है, कोलकाता है, लुधियाना है, पानीपत है एंड पौंडीचेरी है, ये भी है। तो इसी तरह से इसके अलावा भी इतने सारे एरिया में जो है कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूस होती है। द डी यू नो देखते हैं, डी यू नो में क्या बोला? द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल्स इन इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड इन पोर्ट ग्लोस्टर्स नियर कोलकाता इन 1818 में, बट क्लोज डाउन आफ्टर समटाइम्स। तो सबसे पहले 1818 में शुरुआत हुआ था, लेकिन कुछ कारण के कुछ रीजंस था जिसके कारण इस इंडस्ट्री को, इस मिल्स को बंद करना पड़ा था। ठीक है, तो इसी तरह से ये अपना चैप्टर्स जो है एंड हो गया है। ये वर्ल्ड मैप में बता रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ जो है कौन कौन से रीजन्स हैं उसके। ठीक है, तो आप देखो कि यहाँ पे इस तरह से बना दिया, बॉक्स बता दिया गया, ये सारे हैं। तो ये इंडस्ट्रीज बुक्स में आपको क्लियर दिख जाएंगे। तो इसी तरह से मेजर शोइंग द कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और रीजन्स, कि कहाँ पे और रीजन्स में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो फिर अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।